ओवरलैप करे। हाँ, तो इसका मतलब है एक स्टेज पे क्या हुआ कि शहजाद ने बात करने की भारत के अंदर जो मसाइल है, प्रॉब्लम्स है, और बीजेपी की जो हुकूमत बनी है शिवसेना के साथ मिलकर, वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट और कितनी सारी तंजीमें, ये वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको रोक दिया गया वहां पर। शहजाद यहाँ पर जाहिर है, तो आम प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी तंजीमें जरा खुल के बताइए भारत के अंदर जो बीजेपी के साथ है और उनके दस्तोपा बने हुए हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई झुठला सकता है कि इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही होती हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो थोड़ी ज्यादती की जा रही थी वो ये थी कि कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान को किसी तरह टेररिस्ट स्टेट लेबल कर दिया जाए, इस तरह कि भाई पाकिस्तान से तो बात भी नहीं की जा सकती, पाकिस्तान तो टेबल पे भी नहीं आ सकता, पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ही लेना पड़ेगा, जिस तरह पियर्स मॉर्गन ने भी बोला। तो फिर इंडिया क्या ही करता, उनकी तो मजबूरी थी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा आईना दिखाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद तंजीमें नहीं हैं, लेकिन इंडिया में भी है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई इंतहा पसंद तंजीम एक मज़हब का नाम ले तो वो इंतहा पसंद होती है, और अगर वो किसी दूसरे मज़हब का सहारा लेकर उसी तरह की इंतहा पसंदी करे या दहशत गर्दी करे तो उसका उसका जिक्र नहीं आएगा। तो मेरी यही कोशिश थी कि हिस्टोरिकली अभिनव भारत या आरएसएस ने जो टेररिज्म किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, वो भी लिस्ट किए जाएं, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया जो हैं वो कह रहे थे बचपन से जब उन्होंने देखा है जो दहशतगर्दी इंडिया में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान था। तो फिर मैंने उनको कुछ वाक़ये बताए जिसमें हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने दहशतगर्दी की थी, ताकि आलमी दुनिया को सिर्फ ये बयानिया ना जाए कि जब कभी इंडिया में दहशतगर्दी होती है उसके पीछे यकीनन पाकिस्तान होता है। जी, रणवीर ने तो मेरा ख्याल हिस्ट्री पढ़ी है अपनी फिल्मों से, पढ़ा उसने कुछ नहीं होगा, उसको देख के नहीं लगता कभी उसने कोई रिसर्च की होगी या उसको कुछ पता है कि उसके अपने शोज जो इतने कंट्रोवर्शियल है उस पर इसको इतनी गालियां पड़ रही हैं, बैकलैश है, कंप्लेंट्स उसके ऊपर हुई हैं लीगली, और ये माफिया मांगता फिर रहा है। इसका इस शो में शिरकत करना एक सवाल है पियर्स मॉर्गन पे कि इज दिस योर क्रेडिबिलिटी, आपके ऐसे पैनल को चूज करेंगे, कहाँ आप सबको लेके आ रहे हैं, और ये कहाँ साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खैर, जी, कहाँ वो और कहाँ ये रणवीर वाली। तो ये अच्छा, उनके अपने मीडिया ने बहुत बोला है कि, और जब इससे कोई सवाल पूछा भी पियर्स मॉर्गन ने कि जी आपने एक ट्वीट करके डिलीट क्यों कर दिया, तो जो भी उसके बिग डैडीज को जवाब दे रहे थे या उसका दोस्त या जो भी, पता था उसको कि ये अपनी बेइज्जती करवा के आएगा, और ये एकदम ब्लैंक हो गया। वो उसके ऊपर भी बहुत बातें उठी हैं। अच्छा, हम शहजाद आपसे पूछेंगे कि क्योंकि ये तो वॉर ऑफ द नैरेटिव थी, जंग से कम नहीं था ये शो, मैं बताऊं आपको, इतनी हाजिर दिमागी, लॉजिक, फैक्ट्स, और पता चल रहा था कि भाई कि बहुत ही टेंशन वाला शो है, लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो नैरेटिव था, बयानिया था, उसकी जीत हुई है? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो हमारी फैसला करने वाले लोग हैं उन्होंने एक बेहतरीन फैसला किया कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जिनको अब वो लोग फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी कह रहे हैं, ट्विटर खोल दिया, उनको मीम्स बनाने दी, उनको खुलकर बात करने दी। तो ये जो नौजवान हैं इन्होंने ही पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया को दिखाया, और एक फ़ायदा भी ये था कि पाकिस्तान हक पर था। तारीख में ऐसे भी मौके आए हैं जब पाकिस्तान ने नाजायज़ कुछ किया है। इस दफ़ा नाजायज जो किया था वो भारत ने किया था, और ये आलमी दुनिया को भी नजर आ रहा था। तो क्योंकि पाकिस्तान सच पे था, क्योंकि पाकिस्तान हक पे था, उसके साथ साथ जिन लोगों ने ये बयानिया बयान किया बड़ी खूबी से, वो यूट्यूब पर हो, ट्विटर पर हो, वो जोक्स मीम से हो, इस वजह से इस बयाने को काफी पजीराई मिली दुनिया भर में। ये कि इस वक्त तो आपके तो बिल्कुल ही बेसलेस, और भारत खुद ही यानी उसने एक ऐसा काम किया कि जिसमें उसको फंसना था, और उसके अंदर जो नैरेटिव बना था वो यही बनना था, कितना ही डिफेंड कर ले, उसने उन सहाफियों को भी इस आग में झोंक दिया जिनके बारे में जिनको सुना जाता था। अच्छा, मुझे बताएं, देखिए ऐसे शोज में क्या होता है जोहेब कि जो मीडिया होता है ना जिस मुल्क का, वो अपने हिसाब से उसकी कटिंग करेगा शो की, उनको जोड़ वोड़ के कुछ एक अलग सी पिक्चर बना के अपने मुल्क में चला देंगे, और असली बात ये कि जी शहजाद ने क्या जबरदस्त जवाब दिए वो नहीं इंडिया वाले चलाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे ये इस तरह भी उन्होंने शरारत और वो की देखे ना, ये जो शहजाद बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि दहशतगर्दी ये माइंडसेट है, ये कोई किसी इसको आप मजहब से कैसे जोड़ सकते हैं? जवाब नहीं देते थे, बस टेररिस्ट आप, टेररिस्ट स्टेट, और आपके पास कुछ नहीं है, बिकॉज आपके पास वाकई कुछ नहीं है। यू हैव नो प्रूफ, यू हैव नो लॉजिक, नो रीजन, आप सिर्फ पपेट बने हुए हैं मोदी सरकार के हाथों, और आपका अपना जितना भी पुरानी आपकी क्रेडिबिलिटी है, लॉजिक, सब एक्सपीरियंस जीरो। बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों के जो बरकत है और ये रणवीर जो है, इनके कैसे यानी बयानी को कैसे काउंटर किया, तो है आपने भी किया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया है,
लेकिन हम इसमें ज्यादा वक्त भी जाया नहीं करना चाहते ना, कि हम बार बार एक ऐसी सेंसलेस बेसलेस चीजों के बारे में बात करते रहे, उनको जवाब देते रहे। तो इस पर जरा बात कीजिए। जी, एक तो वक्त की बहुत ज्यादा कमी थी, और मुझे लगता है कि चारों में से सबसे कम मैंने ही बोला। अगर तो मुझे वक्त दिया जाता तो फिर मेरी कोशिश ये होती कि सिर्फ उनके बयानिए को मुस्तरद ना करूं, बल्कि अपना जो बयानिया है वो भी साथ साथ पेश किया जाए। मैंने बिल्कुल शुरू ही किया था जहां से रणवीर अलाहाबादिया ने शुरू किया। उनका पहला पॉइंट, उनका दूसरा पॉइंट, अभी मैं तीसरे चौथे पांचवें पॉइंट पर आ ही रहा था। लेकिन आपने भी देखा होगा कि किस तरह होस्ट भी शो को एक नैरेटिव के तहत लेकर चल रहे थे। हिना रबानी खर ने जब जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया, उन्होंने बोला ये इररेलेवेंट है, ये व्हाट अबाउटरी है, ये तो पुरानी बात है, आज की बात करो। लेकिन दूसरी तरफ से उमर सईद शेख का जिक्र हो रहा है, उसामा बिन लादेन का जिक्र हो रहा है। तो 10-15 साल पुरानी बात नहीं है, उसकी रेलेवेंसी है। लेकिन एक महीने पहले जो वाकया हुआ है उसकी रेलेवेंसी नहीं है। तो वो जब हिना रबानी खर ने बयान करने की कोशिश की तो उनको काट दिया गया। मैंने जब कनाडा का जिक्र किया तो आई वाज इमीडिएटली कट ऑफ कि भाई अगर तो हम ये पैराडाइम बना रहे हैं या ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर किसी मुल्क में टेररिज्म होगा तो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं है, फिर कोई भी जाकर किसी को बम मार सकता है। तो कनाडा में इंडिया ने टेररिज्म किया है, कनाडा ने पब्लिकली अक्यूज किया है कि कनेडियन को इंडिया ने मारा है। तो क्या कनाडा फिर जाकर बॉम्ब करना शुरू कर दे? तो अगर ये डिस्कशन थोड़ा तवील चलता तो इस तरह की कई बातें थीं, या बलूचिस्तान का जिक्र आता, पर वो वक्त ही नहीं मिला हमें। तो वो जो CIA एजेंट बन के किसी शो में बैठा हुआ हूँ करके टाई ठीक कर रहा है, वो अलग पागल लग रहा है। बरखा दत्त को तो वैसे देख के अल्लाह माफ़ी जैसे कोई बिल्कुल मैं कह रही हूँ उसको दिमागी कोई मसला आ रहा है। सच एक्सप्रेशंस हमने ये कभी नहीं देखे, जैसे कोई बच्चा कोई बैठा हुआ कोई। बिल्कुल। व्हाट्स रॉन्ग विद हर, शी नीड्स मेडिकल हेल्प, प्लीज़ इनको आप इलाज इनका कराएं। और साथ में ये ज़रूर शहजाद बताएं कि ये जो PS मॉर्गन का रोल भी था कि आपके जो आपका टाइम है आप बात कर रहे हैं उसको काट देना, तो मुझे तो थोड़ा बायस लगा, सीधी बात बायस है, लगा, हाँ, बायस बिल्कुल लगा। सही। ये स्टेज पैनल मुझे स्टार बहुत हो। अजीब इसका लगा, ये कन्वर्सेशन आपको टाइम ना देना और इनको इंटरप्ट और ओवरलैप जब कर रहे थे उनको नहीं रोकना। मुझे तो उनका ये रोल नहीं समझ आया होस्ट का। आपको कैसा लगा? जी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बारे में, तो किसी को भी जो भी देखने वाला है उसको बज़ाहिर ही नजर आ रहा होगा कि एक बायस तो था। अब वो मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी की वजह से है, या क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है तो आपको, या इंडिया का जो बयानिया या कम्युनिकेशन है वो इतनी इफेक्टिव और इतनी सक्सेसफुल रही है कि आलमी दुनिया के जो एंकर भी हैं या जो यूट्यूबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उसको बायन करते हैं या उसमें यकीन रखते हैं। लेकिन फ़लस्तीन इसराइल की कवरेज में जिसने भी पियर्स मॉर्गन को देखा होगा, उन्होंने ये बात सच पाई होगी कि उनका जो किरदार होता है वो एक क्लियर बायस या एक क्लियर टिल्ट जरूर दिखाता है। बिल्कुल क्लियर बायस्ड होता है। बड़े बड़े इंटरनेशनल जो मीडिया है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, हम उनके भी किरदार को देखते हैं और उनकी वो भी अपनी भी biased क्रेडिबिलिटी खराब होती है। बात ये कि ये जो बिल्कुल। PS मॉर्गन ने किया भी है तो इसका अपना जो है इमेज वो भी खराब हुआ होगा, लोगों ने देखा बिल्कुल, कि आप इतने अगर क्रेडिबल अगर आप शो की बात करते हैं, आपका शो है, तो यू वर नॉट फेयर एट बिल्कुल ऑल। ऐसे ही। ऐसे मौके पे न्यूट्रल होना है आपने। हाँ। क्योंकि जब आप एंकर कर रहे हैं और आपका अपना मौक़िफ़ जो है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है बहरहाल, लेकिन दो पार्टीज को आपने बिठाया हुआ है, तो फिर आपको न्यूट्रल बनना पड़ेगा और आपको जो प्रॉपर टाइम दोनों को देना पड़ेगा ताकि दोनों का मौक़िफ़ सामने आए, फिर लोग इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो ये एक बायसनेस सरासी लेकिन नजर अच्छा आई। हुआ कि इतने भी कम वक्त में भी शहजाद ने जो 2-3 पॉइंट्स जो उनके बहुत ही जबरदस्त थे, हाँ, और वो वो उस टाइम उन्होंने में बोल दिए, वेल डन। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो वजीर आजम ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टास्क दिया है कि जाकर इंटरनेशनली पाकिस्तान का नैरेटिव रखें, पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखें, तो इसको आप इस मूव को कैसे देखते हैं सिफारती सतह पर? देखता हूँ इस फैसले को, हमें ये बहुत ज्यादा जरूरत है, ना सिर्फ सियासतदान जो हैं या ब्यूरोक्रेट जो हैं उनको भेजा जाए। एक तो आप डिप्लोमेसी करते हैं जो प्राइवेट एम्बेसीज में होता है, रिश्तों के थ्रू होता है, फिर एक पब्लिक डिप्लोमेसी होती है। तो ना सिर्फ सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स, पर जो मीडिया में अच्छा किरदार प्ले कर सकते हैं, जिन हमारे इंटेलेक्चुअल्स की अंग्रेजी भी अच्छी है और पाकिस्तान का नैरेटिव भी पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिनकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी है। जिस तरह दुनिया भर के न्यूज़ इदारे होते हैं, उनके कोरेस्पोंडेंट्स, उनके दफ्तर और मुल्कों में होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान को ज़रूरत है कोई इस तरह की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जिसके दफ्तर दुनिया भर में हों, ताकि पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर में जा सके, और जब इस तरह का वक्त आए
तो बिल्कुल लास्ट मिनट एक टीम पुट टुगेदर करके इस तरह ना भेजनी पड़े। ये चीजें ऑलरेडी इन प्लेस दुनिया भर में, अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल एम्बेसीज, होनी चाहिए। ये चीजें पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर जो है उसको दुनिया भर में बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच शहजाद, बहुत शुक्रिया।